हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि हम करेंगे आज राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप जानने से हमें राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की कृषि और राजस्थान के खनिजों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले राजनीतिक स्वरूप को हमने कर लिया है, अब हम जानकारी लेते हैं भौतिक स्वरूप की। भौतिक स्वरूपों का अगर डिवीज़न की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को कृषि विभाग ने भी अलग अलग रूप में बांटा है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो शुष्कता के आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन काफ़ी सारे विभाजन को समेट लेता है। तो हम राजस्थान का ये जो भौतिक विभाजन देखने जा रहे हैं वो शुष्कता के आधार पर है। अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग प्रश्न होंगे, जिसमें ये सारे के सारे जब हम इनके विभाग और उप विभागों का अध्ययन कर लेंगे तो वो सभी प्रकार के विभाजन इसमें समाहित हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं शुष्कता के आधार पर विभाजन। राजस्थान के पूरे क्षेत्र को शुष्कता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कई जगह 5 भाग देखने को मिलते हैं, मैं उसका भी विभाजन इसी में आपको समाहित करके बताऊंगा। तो मोटा मोटी तौर पर आपके पास पहला विभाजन है रेतीला शुष्क मैदान। ये जो मैंने आपको डायग्राम में बता रखा है, ये क्षेत्र जो इसके पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरा नंबर 1 एरिया जो है ये राजस्थान का शुष्क रेतीला मैदान है। इसके अंदर और भी उप विभाजन किए गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उप विभाजन और है जो हम आगे देख रहे हैं। उसके बाद आता है दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसका मैंने भाग 2 के रूप में डिवीजन किया है, इसके भी उप विभाजन किए गए हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उत्तर, मध्य और दक्षिणी अरावली क्षेत्र। ठीक है, इनकी विशेषताएं और उनके वर्षा और उनके वनस्पतियों के बारे में अध्ययन इसके विभाजन के दौरान करेंगे। तीसरा हमारे पास भाग आता है, जो ये भाग दे रखा है वो है पूर्वी मैदान का भाग, जो अरावली का पूर्वी हिस्सा है। ये पूर्वी मैदान है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है जो हम इसमें अध्ययन करेंगे। और अंतिम भाग आता है राजस्थान का आपके पास हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, जो नीचे विंध्य कगार को स्पर्श करता है। ये हमारे पास चौथा भाग है। तो हम इन चारों भागों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेतीला शुष्क मैदान, जिसके कई सारे उप विभाजन किए गए हैं। तो बात करते हैं राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, अरावली के इस ओर का, जिसे शुष्क मैदान कहते हैं, रेतीला शुष्क मैदान कहते हैं। हमें इसके विभाजन देखने हैं। सबसे पहले इसके विभाजन किए गए हैं। पहला आपके पास विभाजन जो मैंने भाग ए में दिखाया है वो है शुष्क मैदान। ये आपके पास मैंने शुष्क मैदान का क्षेत्र पूरा बताया है, जिसमें पहला आता है आपके पास बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जो A1 दर्शाया गया है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये बालू का स्तूप युक्त है, यहाँ पर सैंड-ड्यूज मिलते हैं। दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो आता है, वो जो मैंने ये से बना रखा है इसके बीच, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप ना के बराबर है, पथरीला क्षेत्र पाया जाता है, रण क्षेत्र पाया जाता है ये। उसके बाद रेतीले शुष्क मैदान का दूसरा आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अरावली के पश्चिम के अंदर, अरावली के लगभग समानांतर हमारे पास 3 क्षेत्र नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, और एक चौथा आपके पास उत्तर में नज़र आ रहा है। पहला क्षेत्र ये नज़र आता है जो अरावली के पैरेलल दक्षिण में चलता है, ये लूणी का गोडवाड़ इलाका कहलाता है। ये लूणी का बहाव क्षेत्र है, लूणी नदी का, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। दूसरा प्रदेश जो डिस्कशन में लिखा हुआ है वो है शेखावाटी का क्षेत्र। ये हमारे पास शेखावाटी के पंचपाणों वाला इलाका, जो अंत प्रवाह का उदाहरण है। कई सारी नदियाँ जो है वो समुद्र में नहीं गिरती है और आसपास झीलों में गिर के समाप्त हो जाती है। इस वजह से ये क्षेत्र शेखावाटी का अंत प्रवाह क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। शेखावाटी अपने आप में सांस्कृतिक नाम है। तीसरा है नागौरी उच्च प्रदेश। यह भूमि जो है उच्च भूमि है, थोड़ा सा जमीन में समुद्र का स्तर से ऊपर है, तो ये इस कारण ये शेखावाटी का अंत प्रवाह प्रदेश बना है, क्योंकि ये नागौरी उच्च भूमि है। और लूणी का प्रवाह इस ओर है, क्योंकि ये नागौरी उच्च क्षेत्र है, इसलिए इसका ढलान इस ओर है लूणी नदी का। तो आपके पास तीसरा क्षेत्र आता है नागौरी उच्च भूमि, और चौथा आता है हमारे पास शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाली नदी गग्गर नदी। गग्गर नदी का प्रवाह का क्रम जो है वो हमारे पास ये है, जो आगे जाके पाकिस्तान में समाप्त होता है। तो राजस्थान में इसको हम गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र बोलेंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क मैदानी क्षेत्र है उसको हमने शुष्क और अर्ध शुष्क में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास
पहले दो भाग है रेतीला युक्त, स्तूप युक्त और दूसरा स्तूप मुक्त प्रदेश। और बाकी हमने 4 डिवीजन किया है। अर्ध शुष्क क्षेत्र के लोणी का क्षेत्र, दूसरा आपके पास शेखावाटी का क्षेत्र, तीसरा आपके पास गग्गर का, और चौथा आपके पास तीसरा आपके पास नागौरी क्षेत्र, और चौथा आपके पास गग्गर का क्षेत्र। अब हम डिवीजन करने के बाद विशेष तौर पर हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेतीला शुष्क मैदान का ये क्षेत्र जो पहला भाग है, जो हमारे पास शुष्क भाग में शामिल है। इसके 2 विभाजन किए गए हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। किसी भी क्षेत्र का भौतिक विभाजन देखना है तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो इस आधार पर पूछे जाते हैं कि वो राजनीतिक रूप से किन क्षेत्रों में आता है, वो वर्षा प्राप्ति के आधार पर क्या स्थिति है उनकी मृदा कैसी है, वहाँ पर पशु कैसे और वहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है। घुमा फिरा कर किसी भी भौतिक प्रदेश से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ढंग से देखा जाए तो हमारे पास जो है वो शुष्क मैदानी क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से डिवीजन किया गया है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र शुष्क मैदानी क्षेत्र में शामिल है। इसके अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत नागौर का आपके पास पश्चिमी क्षेत्र, इसके बाद आपके पास चूरू का क्षेत्र, ये सारे के सारे जो है वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में गिने जाते हैं। इसमें भी हमारे पास इसके 2 डिवीज़न किए गए हैं, लेकिन ये जो मुख्य तौर पर डिवीज़न है, ये डिवीज़न हमारे पास अरावली से यहाँ पूरा रेतीला मरुस्थल है, लेकिन यहाँ का डिवीज़न जो है वो वर्षा रेखा के आधार पर किया गया है। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, अर्थात यहाँ के इस क्षेत्र में अगर गिना जाए तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, अर्थात 0 से 25 के बीच। इसके बाद ये 25 से 50 का रेनफॉल का इलाका है। तो 0 से 25 सेंटीमीटर का रेनफॉल इस इलाके में होता है। अगर ढंग से देखा जाए तो इस क्षेत्र का जो ढलान है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है ना, क्योंकि नदियों का प्रवाह इस ओर जाता है, ठीक है ना। राजनीतिक क्षेत्र का हमने डिस्कशन कर लिया, वर्षा प्राप्ति का कर लिया। मृदा यहाँ पर सामान्य तौर पर बालू मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। और पशु में अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आपके पास जैसलमेर में आपके पास राठी, ठीक है ना, और इधर हमारे पास बीकानेर के अंदर और कांकरेज और विभिन्न प्रकार की गायों की नस्लें पाई जाती है, और इधर बाड़मेर के अंदर थारपारकर जो अपने आप में बहुत अच्छी गुणवत्ता का दूध देती है, ठीक है ना। तो पशुओं में पालतू पशु तो ये हो गए, जंगली पशुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के चिंकारा, हरिण और ये पशु पाए जाते हैं। पालतू पशुओं में यहाँ पर ऊँट की बहुतायतता पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वनस्पति देखी जाए तो विभिन्न प्रकार की जो मरुस्थलीय स्टेपी वनस्पति होती है वो पाई जाएगी। सेवण, धामण, ये विभिन्न प्रकार की घास जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर पाई जाती है। बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त का मतलब होता है जहाँ पर सैंड्यूज पाए जाते हैं, जहाँ पर सैंड्यूज होते हैं। हमने सैंड्यूज के कई सारे डिवीज़न किए हैं जो देखना जरूरी है। सैंड्यूज को लेकर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में इन राजनीतिक क्षेत्रों में या भौतिक क्षेत्रों में कहाँ पर कौन से सैंड्यूज पाए जाते हैं, क्योंकि कई बार जिलों के नाम के आधार पर सैंड्यूज के प्रश्न बनते देखे गए हैं। तो हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये इस क्षेत्र को, यदि इस पूरे क्षेत्र में इस विशेष क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा ये इलाका जो है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में गिना जाता है, ठीक है ना। और बालू का स्तूप युक्त के अंदर हमारे पास कितने प्रकार के बालू का स्तूप है तो देखते हैं ध्यान से। स्तूपों के प्रकारों के अंदर अनुदैर्ध्य स्तूप, बरखान स्तूप, अनुप्रस्थ स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, बर्खेनाइट्स प्रकार के स्तूप, अवरोधी स्तूप और सब्र काफी स्तूप। लगभग 9 प्रकार के स्तूपों का हमने डिवीजन किया है जो हम ये देखने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे से आगे वीडियो के अंदर, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई लिखना ना पड़े। तो राजस्थान के बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों के अंदर हमने 9 प्रकार के बालू का स्तूपों के अंदर अलग अलग प्रकार के विभाजन करने की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोलो या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप बोलो या रेखीय बालू का स्तूप बोलो, बात एक ही है। ये स्तूप जो होते हैं वो सामान्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान में हवाओं के समानांतर बनते हैं। हवाओं के समानांतर बनने का मतलब होता है कि हवा इन स्तूपों के दोनों ओर से जाती है।
जब दोनों ओर से जाती है तो बीच में एक लंबा सा समानांतर टीला बनता रहता है। तो हवा चलती रहती है, इधर भी हवा चलती रहती है और बीच में एक लंबी से टीले की एक बहुत लंबी सीरीज चलती रहती है, ये समानांतर कहलाता है, ठीक है ना। तो इनकी ऊंचाई लगभग 10 से 60 मीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। और मिट्टी जो आगे से आगे उड़ती रहती है और ये लंबवत हमेशा हवा के समानांतर बनते रहते हैं। लंबवत होते हैं, सीधी सादी बात है, और समानांतर होते हैं। जैसलमेर के क्षेत्र के अंदर दक्षिणी पश्चिमी जैसलमेर का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र लगभग ये वाला इलाका जो है वो हमारे पास बालू का स्तूप के अंदर अनुदैर्ध्य स्तूपों का क्षेत्र है, ये आपके पास क्षेत्र गिना जाता है। इस क्षेत्र में अनुदैर्ध्य स्तूप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा आपके पास रामगढ़ का जो इसी का इलाका है, इसके अलावा हमारे पास जोधपुर का ये क्षेत्र जो है वो अनुदैर्ध्य स्तूपों से युक्त है। तीसरा आपके पास बाड़मेर का इलाका, बाड़मेर के ये वाले उत्तर वाले क्षेत्र जो होते हैं वो अनुदैर्ध्य स्तूपों से बने हुए हैं, ठीक है ना। ये वायु की दिशा के अनुरूप चलते हैं, जैसी वायु चलती है उसी पैरेलल ये बन जाते हैं। सामान्य तौर पर ये स्तूपों का क्षेत्र जो है वो मैप में इस प्रकार से दिखाया गया है। दूसरा आपके पास आता है बरखान, या जिसे अर्धचंद्राकार बोलते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले स्तूप ये हैं जिनको अर्धचंद्राकार बोलते हैं। आधे चंद्राकार की शेप में होता है, पूरी की पूरी हवा जो है इन स्तूपों को उड़ा के ले जाती है। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, 10 से 20 मीटर की हाइट होती है, लेकिन चौड़ाई के मामले में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये 100-200 मीटर होते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया हवा का ये अपने बीच वाले इलाके में कवर करते हैं, तो हवा इनको बहुत प्रेशर से उड़ा पाती है। बहुत ज़्यादा गतिशील है, ये रातों रात अपना स्थान छोड़ देते हैं। भालेरी चूरू का इलाका, ये इलाका जो है आपके पास जो है वो आपके पास इस क्षेत्र में गिना जाता है। दूसरा आपके पास जैसलमेर और सीकर का इलाका, ठीक है ना। जैसलमेर का इलाका और सीकर का इलाका, यहाँ सीकर के इलाके में भी कुछ हमारे विशेष प्रकार के जो स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास झुंझुनू और ये आगे नीचे सीकर, तो यहाँ पर भी ये स्तूप देखने को मिलते हैं। चूरू में ये स्तूप देखने को मिलते हैं हमारे पास। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर ये स्तूप हमारे पास इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और तीसरा आपके पास सूरतगढ़, ठीक है ना, गंगानगर जिले के अंदर इस क्षेत्र के अंदर आपके पास ये स्तूप ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। वर्तमान में ये स्थायी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नहरी जल की वजह से मिट्टी का स्थायीकरण हो रहा है और खेती बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर हो रही है। तो ये इलाके आपके पास जो है ये हमारे पास बरखान है और बरखान भयानक नुकसान पहुँचाते हैं। नाम देखिए लूणकरणसर, बीकानेर का इलाका, ठीक है ना। बीकानेर का ये जो आपके पास इलाका आता है लूणकरणसर जो है गंगानगर की इस साइड जो आता है हमारे पास यहाँ से, तो इस इलाके के अंदर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे बरखान वाले स्तूप पाए जाते हैं। करणी माता का क्षेत्र ठीक इसके नीचे आता है, ठीक है ना। ये स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा बाड़मेर का क्षेत्र जो है हमारे पास, ये बाड़मेर का क्षेत्र जो है ये हमारे पास बरखान स्तूपों का है। और ओसिया जोधपुर का इलाका, पश्चिमी इलाका, जहाँ पर हमारे पास बरखान प्रकार के स्तूप देखने को मिलते हैं। तो बरखान स्तूप जो है उनकी हाइट कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्थानांतरित होते हैं, रातों रात किसी खेत के ऊपर जमा हो सकता है बहुत तेज़ आंधी आने पर। और बीकानेर में ये बहुत ज़्यादा काली और पीली आंधी आती है तब ये स्तूपों का स्थानांतरण देखने को मिलता है। तीसरा आता है अनुप्रस्थ स्तूप, ये वायु की दिशा के समांतर बिल्कुल हमारे पास ये लंबवत होते हैं, 90 डिग्री कोण पर होते हैं। तो हवा सीधी इनको स्पर्श करती है, इनकी दीवारों के रूप में ये पाए जाते हैं, तो हवा इनको स्पर्श करती है और इनके ऊपर क्रॉस होके जाती है, इसलिए समकोण पर होते हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, रावतसर, बीकानेर का इलाका हनुमानगढ़ के इलाके का बेल्ट जो है वो हमारे पास जो है वो एक प्रकार से अनुप्रस्थ स्तूपों का बेल्ट पाया जाता है, ठीक है ना। रावतसर, गंगानगर, सूरतगढ़, ठीक है ना, गंगानगर और सूरतगढ़ के आसपास ये वाला सारा इलाका जो है लगभग इसी में आता है। चूरू और झुंझुनू के कुछ इलाके भी इसमें हमारे पास शामिल है जो राजस्थान के बॉर्डर पर होते हैं। तो एक प्रकार से ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का है। चौथा प्रकार का बालू का स्तूप है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप ये हम्मादा प्रकार का है। आपको पता है कि मरुस्थलों के अंदर एक और विभाजन है, इर्ग, रैग और हम्मादा, जो छोटा विभाजन है, ठीक है ना। इर्ग जो मरुस्थल रेतीले होते हैं, रैग कंकड़ पत्थर और हम्मादा जो पथरीली चट्टानों वाला जो होता है, वो 3 प्रकार के मरुस्थल का डिवीजन का नाम इर्ग, रैग और हम्मादा जो होता है। मैंने पहले से ये छोटा डिवीजन है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, अब इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो
हमदा प्रकार का मरुस्थल को जहाँ पर तारा बालू का तारा जैसा शेप बनता है, ऊपर एक उभरी हुई चट्टान होती है, आसपास मिट्टी के थोड़े बहुत कंकड़ पत्थरों के साथ जमा हो जाता है, ये तारा बालू का स्तूप होता है। जैसलमेर का सोहनगढ़ इलाका, पोखरण और सूरजगढ़ का इलाका, ये हमदा वैसे ही हमारे पास पोखरण के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो पोखरण और सूरजगढ़ और जो गंगानगर का है और सोहनगढ़ जैसलमेर का, यहाँ पर हमारे पास तारा बालू का स्तूप मिलता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप पूरे राजस्थान क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पतियों से युक्त मरुस्थल पाए जाते हैं, वो सारे के सारे पैराबोलिक बालू का स्तूप है, ध्यान रख लीजिएगा। पूरे राजस्थान में किस प्रकार के मरुस्थल का विस्तार है? पैराबोलिक, ठीक है ना, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में। फिर आता है नेटवर्क बालू का स्तूप, ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ये हमारा जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी भाग, इस बेल्ट में जो है हमारे पास राजस्थान के इस बेल्ट में हमारे नेटवर्क बालू का स्तूप पाया जाता है, जो टुकड़े टुकड़े में अलग अलग जगह पर मिट्टी के रूप में अल्टरनेट जमा होते रहता है। फिर आता है बरखेनोइड्स, ये बरखान नहीं है, बरखान अर्धचंद्राकार होता है और बरखेनोइड जो होता है वो अंडाकार होता है। हालांकि इसके क्षेत्र वही है जो बरखान के क्षेत्र है, उसके आसपास वाले इलाकों में बरखेनोइड्स आपके पास बालू का स्तूप मिलते हैं। कुछ विशेष स्थान है जैसे डीडवाना, कुचामन और देशनोक, जो और एक्स्ट्रा है बरखान के अलावा, तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं। बाकी ये बरखान जहाँ पाए जाते हैं उसके आसपास क्षेत्र में अंडाकार शेप में बरखेनोइड्स पाए जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। बरखेनोइड्स नाम है, बरखान नाम नहीं है। फिर आता है आपके पास अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप राजस्थान के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली जहाँ पर क्षीण हो चुकी है, जहाँ अरावली के अंदर है ना माइनिंग की वजह से कई सारे विभाजन हो चुके हैं और चट्टानें जो है वो टूट चुकी है, वहाँ पर ये बीच बीच में पहाड़ जो है वो उनको आगे जाने से रोकते हैं। तो पहाड़ों के सारे पश्चिमी दिशा की ओर जहाँ जहाँ रेत के धोरे पाए जाते हैं वो अवरोधी है। पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, बिचून का पहाड़, जयपुर का जोबनेर, सीकर की पहाड़ियाँ जो अरावली को या रेगिस्तान के मार्च को रोकती है, उस मार्च को रोकने के दौरान पश्चिमी भाग के अंदर, इनके पश्चिमी पोर्शन के अंदर रेत के धोरे पाए जाते हैं पहाड़ियों के, वो अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। फिर आता है सब्र काफिज स्तूप, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो रेत को रोक देती है तो उसके आसपास छोटे मोटे रेत के धोरे बन जाते हैं, ये सब्र काफिज होता है। इर्ग और रेग और हमदा हमें पता है रेतीला मरुस्थल, मिक्स मरुस्थल और कंकड़ पत्थर वाला स्थान तीसरा प्रकार का। फिर आता है राजस्थान का ये इलाका जो मरुस्थल के बीच में आता है, और ये इलाका राजस्थान के इस पूरे क्षेत्र का 40 से लगभग 42% के आसपास का इलाका कवर करता है। ये बालू का स्तूप मुक्त है, इस क्षेत्र में बालू का सैंड्यूज जो है वो नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर टर्सरी काल की या प्लास्टोसिन एज की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है ना, ये चट्टानें अवसादी होती है। तो अवसादी चट्टानों के इस क्षेत्र के अंदर हमारे पास विभिन्न प्रकार के ढलान पाए जाते हैं, जहाँ बीच में छोटे निम्न क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ रण झीलें बन जाती है, प्लाया झीलें बन जाती है, जो वर्षा काल के अंदर यहाँ पर पानी के रूप में आती है, बाद में वही स्थान खेती के रूप में भी काम आता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में ओकलवुड फॉसिल पार्क है, तो जीवाश्म भी इसी स्थान से हमें मिले हैं वर्तमान में सबसे पुराने राजस्थान के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर। चूने की चट्टानों का इलाका है, इसलिए यहाँ पर आपके पास विभिन्न प्रकार के हमारे पास खनिज लवण भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जल के स्रोत यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं चूने की चट्टानों के बीच, इस वजह से ये इलाका लाठी सीरीज वाला इलाका है। चांदल नलकूप इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर लाठी सीरीज होने की वजह से विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र होता है घासों के माध्यम से, क्योंकि जल की उपलब्धि हो जाती है। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में हमारे पास हमने आज किए हैं 2, हम अगले वीडियो में करेंगे राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसमें हमारे पास घग्गर का मैदान, शेखावाटी का प्रदेश, ठीक है ना, उसके बाद नागौरी उच्च प्रदेश और उसके बाद आएगा लूणी का गोडवार प्रदेश। ये दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ और साथ में स्क्रीनशॉट लेकर बिना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मैटर के आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप पूरी तरह से समझ में आ जाएगा।